अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ फैसलाबाद की प्यार भरी ऑडियंस को हन्नान बुखारी का सलाम और दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए जनाब ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिन ब दिन सर्द होता चला जा रहा है और हवा में खुनकी का एहसास भी बढ़ता चला जा रहा है। रात में ओस पड़ने की वजह से दर्जा रात काफी ज्यादा नीचे आ जाता है और सर्दी का एहसास बढ़ जाता है। अब दिन में भी दर्जा रात काफी हद तक नीचे आ चुका है। शहरियों ने जैकेटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लंडा बाजारों की रौनक जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा आज फैसलाबाद का मौसम सुहाना रहेगा या सूरज ही शहर फैसलाबाद में आंखें दिखाता रहेगा? जी हनान, अगर हम फैसलाबाद के मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त फैसलाबाद का जो मौसम है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज से जो सूरज मियाँ है वो अपनी आंखें दिखा रहा है फैसलाबाद के शहरियों को, और अपनी तीखी किरणें जब ज़मीन पर डालता है तो उससे जो है वो ठंडक का एहसास कम हो गया है। और ना सिर्फ ठंडक कम हुई है सूरज के आंखें दिखाने से, तो इसके साथ साथ जो फोग छाई हुई थी फैसलाबाद उसके गिरदनवा में वो भी छटती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त भी सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और इस वक्त दर्जा रात 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि हवा में इस वक्त नमी का तनासब 76% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल तो आएंगे फैसलाबाद और इसके गिरदवा में, लेकिन उनके बरसने का कोई भी इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता रात के वक्त, शाम के वक्त हवा में खुनकी बढ़ जाने से ठंडक का एहसास जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन। आप फैसलाबाद के शहर के मौसम का अहवाल बता रहे थे और रात में आपका कहना है कि दर्जा रात कम हो जाएगा, सर्दी का एहसास बढ़ जाएगा। तो वाकई रोजाना रात को सर्दी जो है अब बढ़ती हुई नजर आती है और वो वक्त भी दूर नहीं जब कंबलों की जगह रजाइयां जो है वो कमरों में आ जाएंगी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद में पकड़ धकड़ का मौसम जो है वो भी आ गया है सर्द मौसम के साथ साथ, क्योंकि पीडीएम के जलसे की वजह से कल फैसलाबाद शहर के अंदर बहुत सारे नून लीग, पीपल्स पार्टी और इसके साथ दीगर जो जमातें हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले जितने भी अफराद हैं उनके घरों पे छापे मारे गए। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया। शेख एजाज जो कि एमपीए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके घर पे मौजूद ना होने की वजह से उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा बहुत सारे जो एमपी एमएनए साहबान हैं उनके घरों पे छापे भी मारे गए, उनको पकड़ दकड़ की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन बहुत सारे लोग हाथ भी आए, बहुत सारे लोग हाथ नहीं भी आए। साउथ बट जो कि टिकटॉकर हैं, बहुत फेमस, मिलियंस में उनके लाइक्स हैं, उनको भी क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के हक में बहुत सारी टिकटॉक्स बनाते हैं, कल उनको पकड़ने के लिए भी उनके घर पे छापा जो है वो मारा गया। उनके घर पे मौजूद ना होने की वजह से उनके जो भाई हैं उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद साउथ बर्ड ने एक वीडियो पैगाम बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया। वो पैगाम क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे घर पर कुछ देर पहले रेड हुआ, जो मैं मतलूब ना हो सका क्योंकि मैं शहर से बाहर था। तो पीछे से मेरे भाई को घर में चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल हुआ। वालदा मेरी घर पर थी और छोटे भाई को वो पकड़ कर ले गए अपने साथ। और बाद में पुलिस की तरफ से फोन आता है कि जी सऊद बट को आप छोड़ जाएं और जो है ना इसके भाई को ले जाएं। और मैं शहर से बाहर था तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। और जी नून लीग के जलसों की वजह से पकड़ रहे हैं। जलसे तो होने हैं, उनको तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अलबत्ता इस सिलेक्टेड हुकूमत का चेहरा ये कौम जरूर इंशाल्लाह ताला देख लेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, यही कहा जा रहा है कि चार दीवारी का तकद्दुस जो है पामाल किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तरफ से नहीं, बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून और दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि चार दीवारी के तकद्दुस को जो है पामाल करते हुए पुलिस वाले घर में दाखिल हुए। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो जो है वो कोई ना कोई सबूत के जरिए ही बताया जा सकता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। अगर बात करें शहर फैसलाबाद के मौसम से हटके और सियासत से हटके, तो फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि वो बुलेवार्ड की तरफ से जो वाउचर्स हैं उन्हें जीतने के लिए आज का सवाल उनके खिदमत में पेश करता हूं। तो फैसलाबाद की कितनी तहसीलें हैं जनाब? आज का सवाल ये है कि फैसलाबाद की
तहसीलें कितनी हैं, इसका जवाब देने वाले 5 खुशनसीब जो होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा उस नंबर पे टेक्स्ट करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे ऊपर शो किया जा रहा है, वो 5 खुशनसीब जो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेंगे उनको बुलेवार्ड मॉल की तरफ से फूड वाउचर्स दिए जाएंगे, शॉपिंग वाउचर्स दिए जाएंगे और उन वाउचर्स के जरिए वहां पे जो है वो कटिंग भी करवा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग एले भी जा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ये वो तमाम चीजें होंगी जो कि आपको मैसर होंगी। तो जनाब फिर से आपका आज का सवाल जो है वो रिपीट करता चलूं कि फैसलाबाद की कितनी तहसीलें हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले, जो कि स्क्रीन पे आपके नंबर शो किया जा रहा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करें और जीतने का मौका हासिल करें। तो शो के आखिर पे उन 5 खुशनसीबों का नाम जो है जनाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ जुल्कन हैदर मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। मजीद गुफ्तगू जो है इनसे करेंगे कि फैसलाबाद शहर के अंदर जो पकड़ दकड़ का मौसम जारी है, अवाम इसको किस नजरिए से देखती है, उन्हीं से जानते हैं। जुल्कन बताइएगा, कहा जा रहा है कि एक जुल्म ज्यादती की जा रही है, अगर पुरअमन एहतजाज का तरीका अपनाना चाह रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। दूसरी जानब गवर्नमेंट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, वो भी हम गलत नहीं कह सकते। कोविड की वजह से अब रश करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सेकंड लेयर जो आ रही है वो कहा जा रहा है कि पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और इसमें किसी हद तक सदाकत भी है। कोविड के केसेस बढ़ने का खतरा भी जो है वो लाहक है। इस पेश नज़र आवाम को रोका जा रहा है, जमे गफीर बनाने से, कहीं पे भी एक जगह पे हजूम इकट्ठा करने से रोका जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट ठीक कर रही है या फिर जो पकड़ दकड़ का सिस्टम जारी है ये नहीं करना चाहिए, एहतजाज का हक हर एक को देना चाहिए? हनान, आपने बात जो है वो बिल्कुल ठीक की है कि कोविड की वजह से अवामी इज्तिमात पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और लगानी भी चाहिए। इस हद तक जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि हमें बहैसियत कौम अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए इस वबा की रोकथाम के लिए अपने इक़दामात करने होंगे, ना कि इस वबा को फैलाने के लिए। हमें अवामी इज्तिमा जो है वो कम करने होंगे। लेकिन ये बात तो अभी कोविड का जो सीज़न है वो अभी का है, और इससे पहले भी जो अपोजिशन जमातों की जानिब से जलसे किए जाते रहे हैं, जो पावर शोज़ किए जाते रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने हमेशा रोकने की कोशिश की है। और यहाँ पर अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि खुद कंटेनर पर चढ़कर जलसे करने वाले, बिजली के बिल फाड़ने वाले और हवाला हुंडी के ज़रिए पैसों का मशवरा देने वाले, ये कहने वाले कि आप बैंकिंग सिस्टम यूज़ ना करें, और ये कहने वाले सिविल नाफरमानी की जानिब जो है वो आवाम को राग़िब करने वाले आज अपोजिशन के सामने रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। यहाँ तक अपोजिशन की बात भी हनान बिल्कुल ठीक मालूम होती है कि इससे कबल, कोविड के सिलसिले से कबल भी जो है वो अगर अपोजिशन ने कोई सियासी पावर शो करने की कोशिश की है तो गवर्नमेंट ने उसके सामने भी रोड़े अटकाने की जो है वो कोशिशें की हैं। और अभी जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं उसमें अपोजिशन रहनुमाओं को ये एतराज़ है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जितने भी हमारी मजहबी सियासी तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, उनके मदरसों पर छापे मारे जा रहे हैं, और जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन के जो उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का बाकायदा तौर पर उनके घरों के बाहर पहरा लगा दिया गया है कि किसी न किसी तरह से इनको घरों से निकलने से रोका जाए या इनको पकड़ के हवालात में जो है वो बंद किया जाए और किसी तरह से पीडीएम को जो है वो रोक लिया जाए। इस तरह के इक़दामात अगर गवर्नमेंट ने करने थे तो इससे कबल पहले इसका बाकायदा तौर पर ऐलानात किए जाते, इसको तशहीद की जाती, इसकी बताया जाता कि कोविड की वजह से ये इस फेज़ पर हम खड़े हैं और हम इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, या हमारा मुल्क जो है वो सूरत हाल में नहीं है कि इतना बड़ा अवामी इज्तिमा जो है वो किया जाए। और डॉक्टर्स के उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए जाते, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता, जिसमें लेकिन इसके बरक्स गुजरांवाला का जो जलसा था जुल्करनैन, उसमें आपने भी देखा कि इस कदर ज्यादा रुकावटें नहीं थी और ना ही तब इस तरह से घरों में छापे जो है वो मारे गए पुलिस की तरफ से। लेकिन अब इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि सेकंड लेयर कोरोना की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से इख्तलाफ करने की बात यह है कि जो पुलिस वाले लोगों के घरों पे छापे मारने जा रहे हैं उनकी जानिब से भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एसओपीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो क्या वो कोविड के फैलने का सबब नहीं बन सकते? इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए ना। हनन, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें अपोजिशन को भी एतराज़ यही है। अपोजिशन का यही कहना है कि ये सिर्फ कोविड को जो है वो बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि इससे हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड का ख़तरा नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उनको एतराज़ ये है कि ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला जिस तरीके से किया जा रहा है ये तरीक़ेकार गलत है।
और किसी के घर में घुस जाना, उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर देना, बच्चों के सामने, ख़वातीन के सामने पुलिस जो है वो उसको कॉलर से पकड़ के किसी को लेके जा रही है, ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ का हक है कि पुलिस को कि वो किसी के भी घर में घुस जाए? कोई अच्छा, एक और मजेदारी की बात, ये भी कुछ सुनने में आया जराये के मुताबिक कि बहुत सारे रहनुमाओं ने खुद कॉल की पुलिस को कि जनाब हमें पकड़ लिया जाए। वहां पे जाके खजल खुआरी बहुत होनी है और एक टास्क दिया जाता है ना हर एमपी एमएनए को, और बड़े जो अहदेदार होता है उसे टास्क दिया जाता है कि आपने इतने बंदे लेके फलां जगह पे पहुंचना है, जलसे जुलूस में पहुंचना है। तो अब उनसे अगर नहीं होता तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो एक्सपोज होने से बचने के लिए भी कुछ इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फैसलाबाद के 1 या 2 ऐसे अपोजिशन लीडर्स थे जिनकी जानिब से जो है वो ज़राए के मुताबिक पुलिस से रब्ता किया गया और उनको ये कहा गया कि आप हमें अरेस्ट कर लें और हमें कहीं हवालात में शिफ्ट कर दें ताकि हमें जो है वो मुल्तान ना जाना पड़े। हनन, ये इस तरह के जो सियासी वर्कर्स होते हैं वो हर पार्टी में होते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं और उसमें रख रखाव की भी उन्होंने अपनी कोशिश की कि पार्टी भी जो है वो भी राज़ी रहे हमसे और हमें मुल्तान भी ना जाना पड़े। और दूसरा ये कि उसमें भी कहीं ना कहीं ये पीछे आंसर ज़रूर है कि बजाय इसके कि पुलिस आए और रात को वो दीवारें फांद के अंदर दाखिल हो और अरेस्ट करके लेके जाए, कहीं ना कहीं इस खौफ की वजह से भी वो खुद पुलिस से कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि आइए हमें गिरफ्तार करके ले जाइए या हमें बता दीजिए कि किस जगह पर आना है, वहाँ से हमें हिरासत में ले लीजिए। कहीं ना कहीं ये भी उसके पीछे है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो हर पार्टी में होते हैं और ये इस बात में हकीकत है, सदाकत है। ज़राए के मुताबिक ये ऐसा हुआ है कि 2 लीडर्स की जानिब से जो है वो कॉल्स की गई हैं SHOs को और उनको कहा गया कि हमें अरेस्ट करें और हवालात मुंतकिल कर दें ताकि हमें मुल्तान ना जाना पड़े। अच्छा, क्या लगता है आपको मुल्तान का जलसा आज भरेगा? हनन, जिस तरह से फैसलाबाद में वर्कर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि जिस जिस जनाब तरीके वर्कर्स से तो एक्टिव है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं मुल्तान के अंदर, उनकी तरफ से जो जोशो जज्बा दिखाया जा रहा है पिछले चंद दिनों से, न्यूज़ जो चल रही हैं, और जिस तरह से वहाँ के जो स्टेडियम है उसके ऊपर जाके वो कब्जा टाइप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हर हाल में ये जलसा होगा ही होगा। तो यूं महसूस हो रहा है कि भुट्टो के जियाले जो हैं उनका जोश और जज्बा बड़ी देर बाद देखने को मिला। हनन, पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो अपने जियालों की वजह से मशहूर है। पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक इस पार्टी की ग्रिप है। यहाँ पे अभी पंजाब में उस लेवल तक नहीं है, लेकिन जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कोई वर्कर्स मौजूद हैं वो अपने जोश और जज्बे की वजह से खासे मशहूर हैं और पहचाने जाते हैं। और ये वाकई तौर पर पीपल्स पार्टी की अगर आप तारीख उठा कर देख लें तो पीपल्स पार्टी ने जितने भी जलसे किए हैं, जितने भी इन्होंने पावर शोज़ किए हैं, उसमें इनके पास मैन पावर बहुत है। इनके पास आवाम का जमा गफीर जमा करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर पीपल्स पार्टी कुछ करना चाहे या आवाम को इकट्ठा करना चाहे तो फिर उसको रोकना खासा मुश्किल हो जाता है। पुलिस रुकावटें खड़ी करेगी, गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जियालों को रोकना जो है वो दीगर अपोजिशन जमातों की निस्बत सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए और जितने भी हमारे इदारे काम कर रहे हैं। अभी भी ये कॉन्सेप्ट है और ये सोचा जाता है, और बहुत सारे लोग जो भुट्टो के दौर के अभी भी जिंदा है, उनका कहना है कि हकीकी जमात ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि गरीब आवाम के लिए कोई ना कोई काम जो है वो करती है। कहा तो इमरान खान की तरफ से भी जाता था, लेकिन जैसे ही ये पावर के अंदर आए, तख्त पे विराजमान हुए, प्रायोरिटीज कुछ और नजर आई। अभी भी नो डाउट बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से जो इकदाम उनके लिए उठाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, हम उसे सराहते हैं, हम उससे बिल्कुल गलत नहीं करते, बहुत अच्छी चीज़ है, मुल्क की मैशियत को स्ट्रांग करना चाहिए। लेकिन इसके इफेक्ट्स एक आम आवाम पे क्या पड़े? एक आम आदमी जिससे सिर्फ ये पता है कि उसने जो 500-700 रुपया रोजाना कमाया है उससे घर किस तरह से चलाना है, उसके लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? हनान, बहुत खूबसूरत बात की है और बेसिकली बात अभी जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो यही है कि आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर लें, इक़्तिदार की जब निचली सतह तक मुंतकिली नहीं होगी, जब गली मोहल्लों तक जो है वो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे, तो फिर लोगों को इससे सरोकार नहीं होता कि मरकज़ में क्या हो रहा है, वफाक में क्या हो रहा है। लोगों को इससे सरोकार होता है कि उनके शहर में क्या हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो किस हद तक चेंज हो रहा है।
हमने इस पे एडजस्ट किया है, हमारी आवाम ने इस पे जो है वो एडजस्टमेंट की है और उन्होंने इस पे जो है वो सेक्रीफाइस भी किया है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम कुर्बानी देंगे, हम ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे। और लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अभी बाकी है कि गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है वो चाहे वक्ती तौर पर हमें उसके लिए हम मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं वो हो सकता है बेहतरी उनके लिए हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो कम हो जाएं। लेकिन यहाँ पर करना ये होगा कि आपको आवाम के जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं वो दूर करने होंगे, आपको वो हल करने होंगे, आपको इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल करना होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाए नहीं हैं और आपने वो बल्दियात का निज़ाम जो सारा वो गैर फाल करके रख दिया है। अवामी नुमाइंदे बेसिकली हनान वही हैं जो आवाम की दस्तरस में हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आवाम की दस्तरस में नहीं हैं। आप हर बंदा जो है गली मोहल्ले का 200 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो एमएनए तक नहीं पहुंच सकता। वो अपने इलाके के मुंतखब चेयरमैन तक तो पहुंच सकता है, वो अपने इलाके के मुंतखब जो नाज़म है उसके तक तो पहुंच सकता है, लेकिन वो अपने मुतलका एमएनए के पास नहीं पहुंच सकता। तो आवाम जो है वो अपने सबसे पहले अपने जो बुनियादी ग्रास रूट लेवल के अपने जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके पास जाते हैं, वो उनके मसाइल फिर पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखते हैं। और हमने बिल्कुल, और पार्लियामेंटेरियंस उनको हल करते हैं नहीं करते ये भी आगे की बात है, लेकिन खास तौर पे वो चेयरमैन को प्रेशराइज कर सकते हैं, काउंसलर को प्रेशराइज कर सकते हैं काम के लिए, लेकिन एमपी एमएनएस को प्रेशराइज करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें एक नए मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेरी मुराद खालिद महमूद साहब से हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और इस सेगमेंट का खास तौर पे हमने अपने किसान भाइयों के लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि लेट बिजाई और लेट कटाई की वजह से कौन से नुकसानात हैं, पैदावार में कितनी कमी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों के ऊपर इस दफ़ा कौन सी बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि किन फसलों से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और किन फसलों से कम मुनाफा आएगा। फैसलाबाद की फर्टाइल ज़मीन के हवाले से अगर देखा जाए तो इस ज़मीन को देखते हुए कौन सी ऐसी फसलें जिनको काश्त करना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे खालिद महमूद साहब के साथ। तो खालिद साहब, ये सबसे पहले बताइएगा गंदम के हवाले से आप क्या कहेंगे। इस दफ़ा तो इस फसल के पैसे भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये देखने में अक्सर औकात आता है कि गंदम की बिजाई हमेशा लेट शुरू की जाती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने अपने मॉर्निंग शो में मदऊ किया और आप हमेशा एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। गंदम जो है जी, ये हमारी स्टेपल फूड है और हम 3 वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है अहमियत इसी आपने देखा होगा कि आटे के क्राइसिस में तो इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे काश्तकार जो है फैसलाबाद में हमें जो गंदम की काश्त के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से टारगेट मिला है वो 6,54,000 एकड़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6,11,000 एकड़ पे गंदम इस दफ़ा काश्त कर लिया है और पिछले साल जो करस्पॉन्डेंस पीरियड से हम कोई 5-6% आगे जा रहे हैं। और काश्तकार भी जो है मोटिवेटेड है और वो अपना गंदम की बिजाई के लिए मुतहर्रक है और काफ़ी अच्छा एरिया जो है वो काश्त हो गया। लेकिन चूँकि हमारा 20 से 25% एरिया जो है वो शुगर केन के बाद, शुगर केन की कटाई के बाद काश्त होता है, तो वो अभी जो शुगर मिलें हैं वो 15 नवंबर से चल गई हैं और फार्मर गन्ने की कटाई करके तो उसकी जगह ज़मीन को तैयार करके गंदम की काश्त कर रहा है। और हमारी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के ज़रिए काश्तकारों से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो गंदम की काश्त मुकम्मल करें, क्योंकि अब जो आने वाले दिन हैं इनमें 1 मन फी डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पैदावार में कमी आना शुरू हो जाएगी। मतलब जितने दिन आप कम लगाएंगे उतने मन एकड़ के हिसाब से उतने मन कमी आएगी, यानी 24 घंटों का इतना इफेक्ट पड़ेगा। अब वो डे नाइट जो टेम्परेचर है वो भी कूल हो रहा है और जर्मिनेशन जो है वो भी स्लो हो जाएगी और स्लो होने की वजह से जो है पौधे को नंबर ऑफ डेज जो है फसल को पकने के लिए उतने ही कम हो जाएंगे, तो जिससे जो है वो फोटोसिंथेट जो है वो दाने में नहीं जाएंगे और दाने का साइज भी छोटा रह जाएगा और पैदावार जो है वो बहुत अफेक्ट होगी, क्वालिटी बहुत डिक्रीज होगी। और हमारी ये भी काश्तकारों से गुजारिश है कि अब वो ड्रिल काश्त को फरोग दें, छट्टा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। छट्टा कहीं भी किसी मुल्क में भी नहीं इस्तेमाल करते
ड्रिल काज जो है वो 2 इंच पे जो है वो सीड को प्लेस करती है और साथ ही वो खाद को प्लेस करती है। और जब खाद और बीज इकट्ठे पड़े होंगे और 2 इंच जो पौधा 2 इंच बीज 2 इंच पे पड़ा है तो वो जल्दी बाहर निकल आएगा। जो 4 इंच पे चला गया वो जर्मिनेट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो एक माल बाहर आते हुए तक ले लेगा, तो उससे जो है पैदावार बहुत कम होगी। तो काश्तकार जो है वो ड्रिल काश करें, सूखी जमीन में ड्रिल काश कर दें और ऊपर से पानी लगा दें। अगर वत्तर लगाने के लिए अब टाइम नहीं है तो कमाद के बाद हमारी उनसे गुजारिश है कि वो अपना ज़मीन को जो है रूटावेटर लगा के उसको ड्रिल के ज़रिए कम से कम जो है अब 10 नवंबर तक जो है वो बिजाई मुकम्मल कर ले। 10 नवंबर के बाद काश्तकार जो है वो गंदम बिल्कुल ना काश करें, वो दूसरी फसलात पे चले जाएं। उसके लिए सूरजमुखी आ रहा है, फिर वो या मकई की फसल है फरवरी में, वो काश करें। 10 दिसंबर के बाद जो है गंदम बिल्कुल ना काश करें, क्योंकि उसकी जो है पैदावार बहुत कम आएगी और उससे जो है उसके अखराजात भी काश्तकार के पूरे नहीं होंगे। फायदा होने के बजाय नुकसान में काम चला जाएगा। अच्छा, गंदम के अलावा अगर किसी ने कोई फसल काश्त करनी हो तो उसके लिए क्या? उसके लिए मैंने आपको बताया कि फरवरी में जो है वो सूरजमुखी जो है उसका आइडियल टाइम है। वो 3 माह की फसल है। वैसे भी जो है ऑयल जो है वो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, तो मुल्क की जो है अपना मैशियत को भी सारा मिलेगा और काश्तकार जो है उसको भी फ़ायदा होगा। और अब हमारी इंडस्ट्री जो है वो लोकल बीज जो है तेल के वो ले रही है और उससे वो मतलब निकाल के जो है अपने आवाम को दे रही है। तो इसलिए हम अपना काश्तकारों से गुजारिश करते हैं कि वो सूरजमुखी को तरजीह दें 10 दिसंबर के बाद। उसके अलावा आप मकई जो है, मकई पहले ही फैसलाबाद में बड़ी काश हो रही है और उससे जो है ज़मींदार को फी एकड़ अपना पैदावार भी अच्छी मिल रही है और उसको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। तो आप 15 फरवरी के बाद मकई काश कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्दियां जैसे ही आती हैं अपने साथ साग को लेके आती हैं और साग का एक अनोखा जायका जो है इसे मुनफरिद बनाता है। इसका एरोमा जो होता है, अगर उसे सूंघ लिया जाए जहाँ पे ये बन रहा होता है तो मन चाहता है कि जाके इसे जल्द अज जल्द खा लिया जाए और साथ में मक्की की रोटियां हो और मक्खन के पेड़े हों तो जनाब क्या ही कहने। तो जुल्करनैन क्या कहेंगे आप? साग हमारे यहाँ खूब पसंद किया जाता है और गाँव की पहचान है। गाँव की तो पहचान है ही है, शहरों में भी लोग खास तौर पे घरों पे इसको बनाने का एहतमाम करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल हनान, साग जो है वो इसको कहा जाता है कि हमारे देहातों में जो है उसको एक रिवायती डिश के तौर पर लिया जाता है, इसको सकाफती डिश के तौर पर लिया जाता है और ये इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। साग बनाने से पहले जो है वो खेत में जाते हैं, वहाँ से वो अपनी पसंद की गंदलें तोड़ी जाती हैं देहाती इलाकों में अगर आप चले जाएं तो, और उनको साफ़ किया जाता है। एक पूरा माहौल क्रिएट होता है साग बनाने में। साग ऐसे ही थोड़ी नहीं होता है कि आप साग ले आए और पक गया है। तो वो वहाँ से गंदे तोड़ कर आके साफ़ की जाती हैं। घरों में जो ख़वातीन होती हैं, बड़ी ख़वातीन होती हैं, वो बैठ जाती हैं, माएँ होती हैं, खालाएँ होती हैं, वो बैठ जाती हैं, बच्चे साथ आ जाते हैं, तो उसको साफ़ किया जाता है। फिर उसके बाद उसको हाथ के साथ काटने का अमल आता है, उसको पकाने का अमल आता है। तो जब तक साग जो है वो खेत से प्लेट तक नहीं पहुंच जाता, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और एक्साइटमेंट होती है कि आज साग बन रहा है। और सिर्फ अगर घर मोहल्ले में एक घर में साग बन जाता है तो फिर इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के जो घर हैं वहाँ पर भी उसको पहुँचाया जाता है, दिया जाता है। और अगर ना दिया जाए तो बाकायदा तौर पर लोग एतराज़ करते हैं कि तुसी साग पकाया, सानू दस्या ही नहीं। अच्छा, ये बाथू कोटे का साग क्या होता है? अनन, ये भी अभी ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर। बाथू जो है वो एक उसको बूटी कहा जा सकता है। वो अलग से एक चीज़ है। उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे, और उन पत्तों को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। उसके आपका सरसों का जो राया का साग है या आपका जो गोभी सरसों का साग है, उसके साथ उसको मखसूस मिकदार में मिक्स किया जाता है। और इसमें आप तांदला चलाई वगैरह से तांदला चलाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें आप तांदला चलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें आप उसका बाथू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ हर्ब्स का इसको कहा जा सकता है कि वो मिक्सचर होता है। और ये है ना फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हर जो हर्ब है उसका अपना एक तासीर है। न्यूट्रिशनिस्ट अगर लेवल उसका देखा जाए तो वो काफ़ी बेहतर होता है, उससे सेहत पे भी अच्छे आयरन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। जी सर, आयरन बहुत ज़्यादा आयरन ज़्यादा होता है।
और आयरन और जिंक जो होता है वो आपकी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खास तौर पे अगर फॉरेन कंट्रीज आयरलैंड वगैरह में देखा जाए तो बहुत सारी फूड जो मार्केट में भी अवेलेबल होती है, जैसे ब्रेड्स हैं, वहां पे आयरन और जिंक फोर्टिफाइड होती है। यहाँ पे इस हवाले से महमूद साहब भी बेहतर गाइड कर सकते हैं कि खास तौर पे आटा जो तैयार किया जाता है, ये कहा जाता है कि उसे फोर्टिफाई किया जाए, लेकिन महमूद साहब क्या कहेंगे, फोर्टिफाई किया नहीं जाता यहाँ पे? नहीं, अब हमने जो है ना गंदम की नई इकसाम तैयार की है जिसमें जिंकोल एक वैरायटी है। वो उसका मतलब कि नाम ही इसीलिए रखा गया है कि वो जिंक जो है वो ज़्यादा सॉइल से जो है वो लेती है, और उसमें जो है जिंक एलिमेंट जो है वो मतलब कि उसके आटे में बेहतर होगा। और ये मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने टास्क दिया था आरई को कि आप ऐसी वैरायटीज़ बनाएं जिनमें ये तमाम क्वालिटीज़ और मिनरल्स वगैरह मौजूद हों, ताकि जो है हमारी जो आने वाली नस्ल है उसकी नरिशमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। खालिद साहब, बायो फर्टिलाइजर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग ज्यादा वो नहीं इस्तेमाल करते, डायरेक्टली यूरिया पे चले जाते हैं, फास्फोरस पे चले जाते हैं। हालांकि बायो फर्टिलाइजर्स अगर यूज करते हैं एक ऑर्गेनिक वे में, आप जमीन में ही मौजूद नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकते हैं, फास्फोरस की फिक्सेशन कर सकते हैं और कम पैसों में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। आप एग्री करते हैं इस चीज से? जी बिल्कुल, इस पर रिसर्च हो रही है और हमारे माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं। और हमने जो है काफ़ी सारी खादें मार्केट में अब प्राइवेट सेक्टर के तवस से लाई हैं, जिनमें वो बायो फर्टिलाइज़र जो है उसमें हमने डीएपी में भी ये बायोजेंट डाले हैं और यूरिया में भी जो है वो मतलब कि अब डाले हैं। और ये अब एफएफसी और ये अपना पाकर अब ये मतलब मार्केट में ये ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी इसमें फार्मर्स को कोच करना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम फार्मर्स की फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग्स कर रहे हैं और आने वाला दौर जो है ये बायो फर्टिलाइज़र का है। अच्छा, जदीद मशीनरी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे जैसे ड्रिप इरिगेशन और जदीद टेक्नोलॉजीज के को यूज़ करते हुए जो है वो फार्मिंग की जाती है। आप लोगों को राग़ब करते हैं इस चीज़ की तरफ? कोई सेमिनार्स का इनकार किया जाता है इसकी अहमियत के हवाले से उन्हें आगाह करने के लिए? देखिए जी, पूरी दुनिया में अब मशीनी काश्त है, तो उसी तरह पाकिस्तान में भी मशीनी काश्त के फ़रोग के लिए काम किया जा रहा है। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल प्रोग्राम जारी कर रखा है, जिसमें हम 3 मेजर क्रॉप्स हैं और प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से उनके मेगा जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गंदम और गन्ना और चावल और ये ऑयल सीड, इसके ये 4 जो है ये प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं इस वक्त। उसमें हम इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू डिटेल में करेंगे, लेकिन उसमें हम जो है ना वो जमींदारों को 50% पे सब्सिडी पे आला किस्म के जो है जरिए आलात दे रहे हैं। चले जी, उन आलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक पे जाने से पहले सब्सिडाइज रेट पे मशीनरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहता हूँ खालिद साहब उसी बात को कंटिन्यू किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्कीम्स हैं जो इस हवाले से मुतारफ़ करवाई गई हैं, हम ताकि तमाम किसान भाइयों को बताएं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मनसूबा बराए बढ़ोतरी पैदावार गंदम, मनसूबा बराए बढ़ोतरी पैदावार चावल, मनसूबा बराए बढ़ोतरी पैदावार कमाद, मनसूबा बराए बढ़ोतरी पैदावार ऑयल सीड, ये 4 मनसूबे जो हैं प्राइम मिनिस्टर के एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अब पंजाब में चल रहे हैं। तो पहला साल इसका मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमने काश्तकारों को जो है गंदम के जदीद ज़रिए आलात, जिसमें ड्राई सोइंग है ड्रिल है, वत्तर सोइंग ड्रिल है, ज़ीरो टिलेज ड्रिल है, और इसी तरह हमने रोटरी स्लैशर वगैरह ये दिए हैं। और राइस के लिए ये अब जो स्मोक का इशू है, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्मोक कम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़ा इस पर काम किया है और फार्मर ने बहुत कम एरिया को बर्न किया है। तो उसके लिए भी हम हैप्पी सीडर है एक मशीन, जो अगर चावल के मुड खड़े हों तो उसमें वो अपना जो है गंदम काश कर देती है और मुड्डों को भी तलब कर देती है। इसी तरह उसमें हम सुपर सीडर दे रहे हैं, इसी तरह जो है चेजल प्लो दे रहे हैं हम,
और हम इसके अलावा जो है अर्ली हिलअप दे रहे हैं। और ये तमाम इम्प्लीमेंट जो है आधी कीमत जो है वो हुकूमत पंजाब ने अदा करनी है और आधी कीमत जो है वो काश्तकार ने देनी है। तो इसके लिए अब हम जनवरी से दोबारा जो है एप्लीकेशंस लेंगे और जो काश्तकार जिनके पास ट्रैक्टर है तो मेरी उनसे गुजारिश है आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि वो अपना ट्रैक्टर जो है उसको नाम करवाएं, क्योंकि मोस्टली ज़मींदारों के पास ट्रैक्टर जो है वो खरीद तो लेते हैं लेकिन पिछले ओनर के नाम ही रहता है। तो एक उसका एक जो है क्राइटेरिया होता है कि जिस ज़मींदार ने दरख्वास्त देनी है और उसके पास उसके नाम ज़मीन भी होनी चाहिए या ठेका होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड ठेकेदार हो और जिससे वो ठेके पे ज़मीन लेते हैं उसके साथ स्टाम्प भी करें ताकि कल को वो एज ए काश्तकार होने का सबूत हमें दे सकें, ट्रैक्टर जो है अपना नाम करवा लें। और हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी मौजूद है इम्प्लीमेंट्स के लिए और अच्छा। बड़ी आला किस्म के इम्प्लीमेंट है और काश्तकार ने पूरे पंजाब में अपनी मर्जी से बुक करवाने हैं। जिस मर्जी फर्म के पास जो है जो क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड फर्म है हुकूमत पंजाब की तरफ से, वो डस्का में करवा लें, उकाड़ा में करवा लें, फैसलाबाद में करवा लें, जहाँ उनका जी चाहता है, जहाँ से उनको तसल्ली का ज़रिए इलाज मिलेगा तो हम जो है उनको जो है सब्सिडी अदा करेंगे। खालिद साहब, बहुत सारे जो काश्तकार हैं उनको मैं जानता हूँ वो यूं भी करते हैं कि किस्तों के ऊपर ट्रैक्टर्स ले लेते हैं, उनके लिए किस तरह से ये नहीं, इम्प्लीमेंटेशन? वो तो ले सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है बैंक से लोन लेते हैं तो ट्रैक्टर उनके नाम ही होता है, वो शेयर होती है उनकी ओनरशिप बैंक के नाम और उनके नाम, और वो भी अहल हैं जिन्होंने बैंक के जरिए किस्तों पे लिया हुआ है तो वो अहल है। हाँ, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जहाँ पे मशीनरी यूज की जाती है उसी के साथ साथ आप काश्तकारी के तरीकाकार भी तो समझाते होंगे ना इनको? बहुत सारे जो काश्तकार होंगे वो अभी भी पुरानी और रवायती तरीकों से ही काश्तकारी जो है वो करते आते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर और दिन ब दिन माहौल जो है वो चेंज होता चला जा रहा है, उसके मुताबिक हमें चीज़ों को डील करना आना चाहिए। जी, इस बिल्कुल। हवाले से कोई सेमिनार्स का जी इनका? बिल्कुल अनान साहब, उसके लिए जो ये हमारे जो मेगा प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें हम मेगा फार्मर डेज करते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमें फंड्स भी दिए हैं। तो ये हम हर तहसील की सतह पर, हर मरकज़ की सतह पर हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट जाते हैं, यूब रिसर्च से जाते हैं, एक्सटेंशन के एक्सपर्ट्स जाते हैं और काश्तकारों को जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ मतलब उनको बताते हैं कि आप चूँकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है और दुनिया में लोग इसको कैसे कर रहे हैं और हमने अपनी सॉइल की जो है वो हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है, अपनी सॉइल को बेहतर यूटिलाइज कैसे करना है, हमने अच्छे बीज कैसे इस्तेमाल करने हैं, कहाँ से लेने हैं, आपने पानी का जुडिशियल इस्तेमाल करना है। तो इन सारे अपना चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और काश्तकार को जो है, और इसके लिए हमारा फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है हर विलेज लेवल पे और हमने गंदम के 809 प्रोग्राम 809 विलेज है और हमारा पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा फेज़ वीड मैनेजमेंट के लिए हमने गंदम का लॉन्च किया है। वो हर नंबरदार के डेरे पे हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर जाता है, फील्ड असिस्टेंट जाता है, वहाँ वो 20-25 काश्तकारों को बुलाता है और उसकी जो है बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है। और अब ये सारा अपना IT बेस्ड है, इसमें मतलब कि PITB ने जो है वो टैब दिए हुए हैं स्टाफ को और वो स्टाफ उधर से पिक्चर लेके मीटिंग में जो 5 हमारे कम से कम 5 काश्तकार जिनके पास मोबाइल है उनके सेल नंबर, उनके तमाम वो मतलब कि ना चीज़ें उधर से सेंड करते हैं उस मीटिंग से PITB को, तो फिर उनकी मीटिंग वेरीफाई होती है। अब ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ दफ्तरों में मतलब कि मीटिंग्स होती हैं, तो फार्मर के डेरे पे जाके उनको जो है वो बाकायदा उनकी अटेंडेंस लगती है, तो इस पे बड़ा काम हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जुल्करनैन आप क्या कहेंगे? एक जानब इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को और दूसरी जानब फार्मर रोता हुआ नजर आता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। आप कैसे कंपैरिजन करते हैं इन दोनों चीज़ों? अनान, यहाँ तक इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट जो है वो फार्मर को फैसिलिटेट करता है, फार्मर को सब्सिडी देता है, फार्मर को जिद्दत की जानिब लाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है फार्मर भी बिल्कुल सच्चा होता है। फार्मर जो अपनी फसल पैदा करता है उसका अगर तो गवर्नमेंट उसको परचेज़ कर लेती है तो फिर तो उसको उसका रेट मिल जाता है या एक तयशुदा जो गवर्नमेंट का रेट है वो उसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर फार्मर जो है वो मंडी तक अपनी चीज़ लेके जाता है तो उसको उसका रेट नहीं मिलता। आप सब्जियों की बात कर लें, आपको दुकान पे सब्जी जो है वो 100 रुपये किलो में मिलेगी, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि फार्मर से वो 20 रुपये किलो में ख़रीदी गई सब्जी आपको 100 रुपये किलो में मिल रही होगी। फार्मर का रोना बनता भी है, हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ये जो फार्मर का और हमारा गैप है ना, इसमें जो आड़तिए हैं, जो फड़िए हैं, जो दुकानदार हैं, जो ठेले वाले हैं,
ये इतने स्टेप जो हैं इनको कम करने की जरूरत है। यहाँ पर कोई इस तरह का आप निजाम। जुल्करनैन इस हवाले से क्या कहेंगे? फार्मर तो पिस गया, उससे तो सब्जी कम पैसों में खरीद ली गई, मंडी में आ गई आड़तीये के पास, आड़तीये ने अब खूब छिल उतारनी होती है आगे देने के लिए, वहां पे फिर आगे चले जाती है जब चीजों रेडी बानों के पास या फिर इसके अलावा दुकानदारों के पास या मार्ट्स के पास, तो उन्होंने भी मनचाही कीमत के ऊपर आगे फरोख्त करनी होती है। खामियाजा दो बंदों को भुगतना पड़ता है, जो बेच रहा है सबसे पहले फार्मर, और सेकंड जो एंड यूजर है यानी हम लोग जो बाजार से जाके खरीदते हैं, इनको वो सस्ती बेचने की वजह से परेशान होता है और हम महंगी खरीदने के, दरमियान वाले जो दो बंदे हैं ना वो ज्यादा पैसे कमा जाते हैं। इन्हीं पे काम करने की जरूरत है। हन्नान, आप सोच सकते हैं कि सर्द ठिठुरती रातों में उठ के जो है वो फार्मर हमारा पानी लगा रहा होता है, हमारे वो नालों के नक्के बांध रहा होता है, ठीक है, उसको नहरी पानी के साथ साथ ट्यूबवेल का पानी जो है वो डीजल यूज़ करके उसको ट्यूबवेल का पानी देना पड़ता है। वो कोरे से बचाने के लिए उस पर जो है वो टनल फार्मिंग की जानिब बढ़ रहा है, वो खर्चे कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रातों को जाग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बदले में मिल कुछ नहीं रहा। उसमें गैप यही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो गैप है ना हमारा और फार्मर का, इसको किसी तरीके से दूर कर लिया जाए तो हमारा फार्मर भी खुशहाल हो सकता है, अच्छी क्वालिटी की चीजें हमारी आवाम तक जो है वो सस्ते दामों पहुंच सकती हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको भी तो कुछ भी होना काम चाहिए। नजर नहीं आता प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का, प्राइस कंट्रोल कमेटी का। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है जिसमें ये कह दिया जाता है कि आलू का जो नए आलू का रेट है वो 80 रुपये किलो है, गाजर है, मतलब फर्जी रेट बता रहा हूँ, गाजर जो है वो आपकी 60 रुपये किलो में आपने फरोख्त करनी है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, फार्मर से ले ली सस्ती, मंडी में मौजूद जो आड़ती है वो कितने में दे रहा है दुकान वालों को, वो कितने में दे रहा है रेडी बानों को, वो कितने में दे रहा है छावड़ी फरोशों को, ये चेक नहीं किया जाता। हमारी मार्केट कमेटी का हनान अगर एक्शन देखने में आता है ना तो ज्यादा से ज्यादा इस बात पे आता है कि आपने रेट लिस्ट आवेजा की है, क्यों नहीं की, फाइन हो गया 2000। आपने रेट लिस्ट आवेजा की है, आप कितने में सेल कर रहे हैं, आलू की रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 100 रुपये है, आप 110 में क्यों दे रहे हैं, 2000 रुपये का फाइन कर दिया उसको, ठीक है, वो फाइन करके चला जाता है। लेकिन वो बंदा जिसकी 2000 रुपये जिसको फाइन हुआ है, वो जो 110 रुपये में आलू बेच रहा था वो पीछे से 120 रुपये में बेचना शुरू कर देता है, उसने 2000 भी आवाम की जेब से निकालने हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप मंडी में जाके नीलामी को चेक करें, सिर्फ चक्कर लगा लेना काफ़ी नहीं है। हमारे माजरत के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी जाते हैं, हमारे CPO साहब भी जाते हैं, मंडियों में जाके वो विजिट करके आते हैं। सिर्फ चक्कर लगाना काफ़ी नहीं है, आप निगरानी करें, आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको तैनात करें। तरीकाकार मुख्तस करने की जरूरत है। आप चक्कर लगाएंगे, जिस वक्त में चक्कर लगा रहे हैं तब मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, आपके निकलते ही मामला फिर उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस तरीके को हैंडल करने की जरूरत है। अब वो किस तरह से कि आप कुछ नुमाइंदे ऐसे छोड़े जाएं जिनका उनको इल्म ही ना हो, वो बोली में शामिल हो, हर बोली के अंदर शामिल हो, और शामिल हो के वहां पे बोली को ऑब्जर्व करें कि क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स तय किए गए हैं उसके मुताबिक लग रही है, कोई गैर कानूनी या नाजायज मुनाफाखोरी तो नहीं इस मामले में की जा रही। जब इस तरह के तरीके से पकड़ा जाएगा ना तो फिर 2 4 5 बंदों को पकड़ा भी जाएगा, उनको फाइन भी होगा, उनकी आड़त भी बंद होगी, तो मेरा ख्याल है बाकी जो सैकड़ों देख रहे होंगे वो इससे बहुत मुतासिर बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। आपकी तजवीज़ में समझता हूँ कि सिर्फ वाहद ये तजवीज़ है जिस पे अमल करके कुछ बेहतरी लाई जा सकती है। हनान, हमारा फार्मर रो रहा है कि उसे रेट नहीं मिल रहा, हमारा छोटा दुकानदार जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मंडी से जो है वो 100 रुपये किलो चीज़ मिली है और रेट लिस्ट पे 80 रुपये किलो आ गई है, मैं कैसे सेल करूं। वो अपनी जगह पे रो रहा है, फार्मर अपनी जगह पे रो रहा है, तो बीच में खा कौन रहा है, उसको रोकना किसने है। ये इकदाम करने होंगे तब जाके हमारे फार्मर को भी कुछ बचेगा, हमारे दुकानदार जो हैं उनका भी कुछ बर्डन कम होगा और हमारी आवाम को भी जो है वो कुछ सस्ती चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज़ें ख़रीदने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन आपकी तजवीज़ 100% मैं से एग्री करता हूँ, इसी तजवीज़ पे अमल करके इसको कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सकता है। खालिद साहब से भी पूछ लेते हैं इस हवाले से। सर, आप क्या कहेंगे, मुनासिब है ये तरीका का? नहीं, ये ऑलरेडी जो आपने बातें की है तो वो स्पेशल ब्रांच के अमला उसमें शामिल होता है, चेक करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ग्राउंड ठीक है, मिडल मैन का रोल जो है बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केटिंग सिस्टम में, और वो ज़्यादा अर्न करता है बजाय फार्मर के, एंड कंज्यूमर के और
अपना फार्मर के एंड कंज्यूमर जो है वो पिटता है और फार्मर जो है वो भी रोता है। लेकिन तो बात वही फिर आ जाती है कि मामलात को दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके लिए हमने ये जंग बाजार में जो मुख्तलिफ जो सरकारी अपना बाजार है उनमें हम फार्मर्स को कहते हैं कि आप इधर आएँ और इधर आके अपनी जो है वेजिटेबल बेचें, हम आपसे कोई कमीशन नहीं लेंगे। लेकिन फार्मर भी खुद बेचने के लिए नहीं आता, हम उनको मार्केट दे रहे हैं। सर इंतहाई माजरत के साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने फार्मर हैं वो महज हमारे 2-3 मॉडल्स बाजार में सारी चीज़ें कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये तो बहस ऐसी है जिसे छेड़ा जाए तो मेरा ख्याल है मजीद 1 घंटा दरकार होगा। वक्त की कमी की होने की वजह से खान साहब आपको दोबारा हम शो के अंदर मदऊ करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आपके आने के लिए। जुल्करनैन आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन की जानब, देखते हैं कि आज हमारी शेफ कुकू किंजा क्या तैयार कर रही हैं। तो किंजा आज क्या तैयार कर रही हैं और क्या बना के हमें खिला रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारी चाइना किचन की स्पेशल रेसिपी जो है चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन जनाब बना के खिलाए जाएंगे आज हमें। तो मैं चाहता हूँ रेसिपी बताई जाए क्योंकि आज के चाउमीन जो बनाए गए मुझे लगता है हैंडमेड है। जी सर। अच्छा, सबसे पहले अपना बुलेवर्ड का जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारी 4 आउटलेट्स वहाँ पे रन कर रही हैं, होम बेकरी, चाइना किचन, पंजाबी ढाबा और ग्राउंड फ्लोर पे है चाय नाश्ता। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो चाइना किचन की है रेसिपी चिकन चाउमीन, और जो मैं यूजुअली लंच में रोज खाती हूँ ये। तो आज मैं ये लंच में खाती हैं? तकरीबन जब मुझे बहुत भूख लगी होती है, बहुत काम किया होता है तो शाम में तो मैं खाती हूँ जरूर। अगर ये शेफ खुद डिसाइड करती हैं, इस चीज को चूज करती हैं अपने खाने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत टेस्टी होंगे क्योंकि एक शेफ टेस्ट के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होता है। और जब शेफ किंजा की बात आती है तो ये भी टेस्ट को लेके बड़ी कॉन्शियस होती है। तो मेरा ख्याल है इनका इंतखाब आज बड़ा जबरदस्त होने वाला है और हम भी ये खा के देखेंगे कि कैसा बनेगा। लेकिन उससे पहले हम रेसिपी आज की बताते चलें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि आज जो चीज हम बना रहे हैं वो बनेगी कैसे, उसके लिए क्या क्या चीजें दरकार होगी। सबसे पहले आपने चाइना किचन जाके वो वाली रेसिपी जो उन्होंने वो लोग बनाते हैं वो ट्राई करनी है। फिर आपने घर पे बनानी, फिर डिफरेंस चेक करिएगा। घर पे हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है जो मैंने जूलियन में कट किया है। ऐसे इसके स्लाइसेस हैं, इसको जूलियन कट कहते हैं। ये वाला मैंने कट किया है, ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिया है। अच्छा, ये नियर अबाउट आपकी एक फिंगर के बराबर जो है इसकी लंबाई होनी चाहिए और मोटाई भी इससे कुछ कम होनी चाहिए ताकि ये जूलियन कट में तैयार हो जाए। और मोस्टली चाउमीन के अंदर इन्हें ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चाउमीन खुद भी लंबे से होते हैं तो उनके साथ इसे मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, 250 ग्राम जनाब ये चिकन है। और चाउमीन कितने हैं? चाउमीन मैंने तकरीबन 1 पैकेट लिया है। ये हमारे स्पेशल चाउमीन है जो वहाँ पे ही हैंडमेड है, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बताएंगे जरूर बताएंगे। आपको मैं बताता चलूं, हैंडमेड चाउमीन जो होते हैं वो बहुत मजे के होते हैं क्योंकि इसकी मोटाई का साइज भी ज्यादा होता है और टेक्सचर भी टेस्ट के साथ साथ इंतहाई जबरदस्त होता है। तो मैं इसको एग नूडल्स कहते हैं। एग नूडल्स कहते हैं। एग योक से बनाया जाता है ये मैंने तकरीबन 1 पैकेट के करीब ले लिया। अगर आपके पास घर पे नहीं है तो नॉर्मल वाले जो स्पैगेटी नूडल्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं गार्लिक पेस्ट डालूंगी, पेस्ट नहीं डालूंगी, चॉप्ड गार्लिक डालूंगी। मेरे पास ये एक पेस्ट आता है सांभल के नाम से, ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, सांभल एक पेस्ट है वो मैं इसमें यूज करूंगी जो कि चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी सॉसेस वगैरह डाल के बनाया जाता है। वो है मेरे पास। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी। सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी। तकरीबन हाफ से भी 1/4 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। मेरे पास, अच्छा ये आपको इसमें थोड़ा ब्लैक है दिखेगा नहीं, ओयस्टर सॉस है, इसमें मैं 1 ओयस्टर सॉस। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये फ्लेवर के लिए और इसका जो अरोमा आता है बहुत अच्छा है। ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है चाउमीन का। ओयस्टर सॉस है मेरे पास। विनेगर है, हाफ टीस्पून में विनेगर डालूंगी। विनेगर इसलिए कम डालूंगी क्योंकि मैं इसमें चिकन पाउडर भी यूज कर रही हूँ और सॉल्ट भी यूज कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो ये थोड़ा गले में लगेगा, इसलिए थोड़ा हम इसको कम डालेंगे। और सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून। अच्छा जनाब, इसे बनाएंगे किस ऑयल के अंदर या घी के अंदर बनाया जाएगा इसे?
नहीं, इसको मैं ऑयल के अंदर बनाऊंगी, गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर। जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसे बनाया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इसे तैयार किया जाता है और कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है ताकि खानों की लज्जत को दोबाला किया जा सके। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मौजूद है और विटामिन के ब्लेंड के साथ साथ इसे डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जो कि डबल रिफाइन तरीके से इस्तेमाल होता है, तैयार किया जाता है और इसको जब तैयार करके मार्केट में लाया जाता है, यही वजह होती है कि लोग जब भी मार्केट के अंदर जाते हैं सबसे पहले गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी की जो है वो डिमांड करते हैं, क्योंकि इससे आपके खानों को चार चांद तो लगते ही लगते हैं। खूबसूरत महक जो है वो घर के अंदर खानों की खिल जाती है और जो भी मेहमान आया होता है वो खानों की महक से महसूस करता है कि जल्द अज जल्द ये तैयार हो जाए और इसे खा के उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जनाब, मेरा ख्याल है कि आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं ये भी बड़ी डिलीशियस होगी, तो मैं चाहता हूं 1 बाय 1 स्टेप्स भी इसके बताए जाएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसे बनाने का तरीका क्या है। अच्छा सर, इसमें जो मैं वेजिटेबल्स यूज करूंगी वो मेरे पास कैबेज है, कैप्सिकम है और थोड़ा सा मेरे पास जो है वो स्प्रिंग अनियन है, वो भी हम दिखा देते हैं ना। यहाँ पे कैबेज है, हाफ कैबेज इसमें यूज की जाएगी, एक कैरेट यूज होगी जनाब और कैरेट के साथ साथ एक शिमला मिर्च इस्तेमाल की जाएगी और स्प्रिंग अनियन के ग्रीन वाला हिस्सा मैं एंड में यूज करूंगी, उसको स्प्रिंकल। अच्छा, इसका भी ग्रीन अनियन जो है उसका नीचे वाला हिस्सा उतार दिया गया है और ऊपर वाला जो ग्रीन लीव्स हैं इसके वो लिए जाएंगे और उनको इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये तो लास्ट में होगा या कटिंग करने के बाद? पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी, फिर मैं इसका जो है वो क्योंकि ये फौरन बनने वाला है, ये क्योंकि चाइनीज जो डिशेज होती हैं वो फौरन तेज फ्लेम पे बनाई जाती हैं, तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। और चाउमीन जो हमने यहाँ पे रखे हैं वो पहले से हमने रेडी करके बॉईल करके रखे हुए थे ताकि हम इसे रेडी कर सकें, लेकिन घर के अंदर आप मौजूद हैं तो उसमें आपको ये वाले चाउमीन अगर नहीं आपको अवेलेबल तो आप जो स्पेगेटीज हैं उनका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा मजे की ये रेसिपी होती है। अब इसको किस तरह से तैयार करना है वो भी आपको बताएंगे किसी और सेगमेंट में, लेकिन इसकी रेसिपी मैं चाहता हूं थोड़ी सी आप बता दें ताकि, क्योंकि रिलेट कर रही है ना, लोगों को पता चल सके कि इसे अगर घर पे तैयार करना है। आप बोल के एक बार बता दें ताकि ऑडियंस को पता चले। अच्छा, इसकी एक स्पेशल मशीन यूज होती है जो कि नूडल्स के लिए यूज होती है। इसमें मैदा जाता है, एग्स जाते हैं इसमें तकरीबन अगर 500 ग्राम अगर आपके पास फ्लावर है तो उसमें एग्स आपको लिक्विड के हिसाब से डालने हैं। इसका डो थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाता है, वो डो गूंदी जाती है और फिर मशीन से इसको निकाला जाता है और फिर इसके ऐसे नूडल्स जो है वो निकलता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स के हवाले से भी 1 बाय 1 बताते चलें। सबसे पहले मैं गार्लिक और ऑयल में गार्लिक को फ्राई करूंगी, फिर इसमें मैं चिकन फ्राई करूंगी, फिर आहिस्ता फिर जो मैंने वेजिटेबल्स कट की होंगी वो डाल के मैं इसको फ्लेम तेज आंच पे जो है सौते करूंगी, फिर स्पाइसेस ऐड करके एंड में जो है मैं वो नूडल्स ऐड करूंगी। चलें जी, एंड पे नूडल्स ऐड किए जाएंगे। मैं चाहता हूं आप रेसिपी को रेडी करें, उतनी देर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ डील करते हैं। जनाब, आज हमारे साथ जो स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ मेहमान मौजूद होंगे। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट है साइकिलिंग एसोसिएशन के, और उनके साथ साथ उनकी बेटी भी मौजूद होंगी जो कि नेशनल चैंपियन है साइकिलिंग के अंदर। तो आप दोनों को जनाब वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। इकरा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, नेशनल चैंपियन भी रही है और अब इंटरनेशनल टूर की तैयारी में है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर जाके भी रोशन करेंगे। तो जनाब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। वेलकम करते हैं आपको। पहले खादिम हुसैन की तरफ चलूंगा क्योंकि कोच भी हैं और इन्हीं की बेटी नेशनल चैंपियन भी हैं, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे आप? बेटी को लगता है दिन रात खूब मेहनत करवाते हैं आप। जी, सबसे पहले सिटी फॉर वन का शुक्रिया, स्पोर्ट्स बात करने के लिए हमें इनवाइट किया गया। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। किसी जगह पे आपने अपना एक जो स्टेमिना बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे राइडर बन सकते हैं। तो बिल्कुल इसी पे मैंने बहुत मेहनत की है और बल्कि सिर्फ बेटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे फैसलाबाद की डिवीज़न के जितने बच्चे हैं वो सभी मेरे अपने बच्चे हैं। मैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और उनको इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिलता है और हम इसको प्रॉपर लेके चलते हैं ताकि हमारी जो गेम्स हैं वो बेहतर हों और हमारे मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन हो। अच्छा, अक्सर काद मैं देखता था कि साइकिलिंग की बहुत सारी शहर के अंदर एक्टिविटीज जारी रहती थी, बहुत सारे इवेंट्स का इनकाद किया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से अब काफी कम नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल।
तो अभी भी हमने सर कोविड में भी हम 2-3 इवेंट हमने किए हैं। कोविड से पहले हमने 14 अगस्त का इवेंट किया था, जो हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, और भाईवाला से हम मेन ऑफिस से हमने उसको रैली को लेकर निकले और ज़िला काउंसिल तक गए हैं, और उसमें मैडम साजिदा लतीफ़ ने भी भरपूर शिरकत की थी और पूरे फैसलाबाद से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और बहुत ही अच्छा इवेंट हमने वो किया 14 अगस्त के हवाले से। उसके बाद अभी जो हमने अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से रैली की है, तो उसमें पूरे फैसलाबाद की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जितने साइकिलिस्ट थी हमारी लड़कियाँ, तो वो भी अच्छा, बहुत अच्छा इवेंट हमने किया। वो ज़िला काउंसिल तक हम गए हैं वो रैली को लेके। तो ऐसे रेगुलर ये इवेंट जो है वो चलते रहते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब नरमी बरतते हैं, ट्रेनिंग ठीक तरीके से नहीं करते, कोच जो है वो ज़रा दबंग अंदाज में उनको डांटता भी है, तो इकरा के साथ भी ये केस पेश आता है या ज़रा नरमी बरतते हैं आप? नहीं, इकरा के साथ तो बिल्कुल वो बाकी बच्चों के साथ कभी खैर मैंने सख्ती नहीं की, लेकिन बेटी है इसको मैं करता हूँ सख्ती, क्योंकि जरा खींच के रखते हैं, हाँ, भाई चैंपियन बनना है तुमने, बिल्कुल और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया के अंदर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, प्यार से समझाते हैं या डांटते भी हैं बाजू का? दोनों चीजें चलती हैं। ज्यादा तो प्यार ही चलता है, क्योंकि घर में रहते हैं, बच्ची के साथ बेटी है, तो बेटियां जितनी भी होती हैं उनको शफकत का ही वो हाथ होना चाहिए। यही बात अच्छी है। बाबा अगर तारीफ कर रहे हैं ना, तो इकरा उस वक्त ब्लश भी कर रही है और मुस्कुरा भी रही है कि बाबा तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ी प्राउड की मूवमेंट होती है कि आपका बाप आपकी तारीफ करे और उसके लिए आप प्राउड का मूवमेंट बने, ये बहुत बेहतरीन चीज होती है। तो इकरा की तरफ भी चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी नेशनल चैंपियन साहिबा, क्या कहेंगे आप? बाबा की तरफ से ट्रेनिंग तो खूब दी जाती होगी आपको, और बाजुकात सख्ती भी करते होंगे? ऐसी है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जब हम एक एम लेके चलते हैं कि हमने एक बड़े नाम कमाना है, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो उसमें सख्ती और मेहनत ज़रूर होती है, क्योंकि पापा वो दूसरे बच्चों को भी करवा रहे हैं और मुझे भी करवा रहे हैं, और इनकी बहुत एफर्ट है मेरे पीछे। इतनी मैं मेहनत नहीं कर रही जितनी वो मुझे खुद साथ लेके चलते हैं, खुद साइकिल पे मेरे साथ जाते रहे स्टार्टिंग में। तो अच्छा, यानी साइकिलिंग ये भी करते थे और आप भी करते थे? ये मेरे लिए खुद भी साइकिल पे जाते थे, और रात को पार्ट टाइम इनके पहले शॉप पे होते हैं, बाद में फिर रात को मेरे साथ जाते थे रोड पे। डबल मेहनत करते थे खालिद साहब। सलाम है आपको जनाब कि पार्ट टाइम जॉब और उसके बाद बेटी के ख्वाब को सच्चा करने के लिए, शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आप इस कदर मेहनत करते थे कि इसके बाद फिर बेटी को साथ लिया, दोनों साइकिल पे सवार हुए और ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। तो ये कितनी देर साइकिलिंग करते थे आपके साथ? ये मैं स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर स्टार्ट किया था मैंने, और तकरीबन 7 डेज के बाद मैंने 20 किलोमीटर चलाना शुरू कर दिया। तो पापा मेरे साथ जाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बैलेंस बनाया, स्टेमिना बनाया, तो मैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाने लग पड़ी। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम 2017 में अपने लाहौर नेशनल ट्रैक चैंपियनशिप थी जिसमें मैं गई थी, और वहाँ से सिल्वर मेडल हासिल करके आई थी मैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनाब, ये ट्रेंड सेट होना चाहिए। हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अब लोग सड़कों के ऊपर आप जाए ना खालिद साहब, बिल्कुल ही खत्म नजर आते हैं। साइकिल तो नजर ही नहीं कहीं पे आते, आपको रोड्स के ऊपर मोटरसाइकिलें नजर आएंगी या गाड़ियां नजर आएंगी। एक वक्त था जब सुबह सवेरे लोग काम काज पे जाने के लिए, मुलाजमतों पे जाने के लिए साइकिल्स का, बाइसिकल्स का जो इस्तेमाल करते थे, और वो लोग तंदुरुस्त तवाना और चुस्त भी रहते थे। चाइना में आज भी ये ट्रेंड है। चाइना में बहुत सारे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि साइकिलिंग करते हुए जो है अपने ऑफिस की तरफ जाती है। वहां पे क्योंकि रश ट्रैफिक का बहुत ज्यादा होता है और ये ट्रेंड एक सेट किया हुआ है। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड को सेट करने की जरूरत है। फिटनेस को बाहर रखने के लिए साइकिलिंग बहुत जरूरी है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी सुबह घर से जो है वो ऑफिस साइकिल पे आऊं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि कुछ वक्त दरकार होता है, टाइम पे पहुंचना होता है। लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से सेट कर लें कि घरों से ही तब निकलें, उतनी देर पहले निकलें जितनी देर बाद आप साइकिल पे अपने ऑफिस पहुंच सकें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बीमारियों से तो यूं ही जान छूट जाए आपकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जब ये कोरोना का मसला शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो वो बल्कि पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना की वजह से, तो पाकिस्तान में ये साइकिलिंग का जो ट्रेंड है दोबारा बहाल हुआ। लाहौर में इसको बहुत अप्रूव हुआ है सारी चीज़ें। तो वहाँ लोगों ने जो कम्युनिटी थी, मुख्तलिफ जो सोसाइटी थी, उन्होंने एक अपना वो बनाए क्लब साइकिलिंग के, और वो मॉर्निंग राइड करने शुरू कर दी उन्होंने, और फिर वो फीमेल के साथ मेल के साथ फैमिली राइड उन्होंने शुरू की। और अभी लाहौर में हज़ारों की तादाद से लोग जो साइकिल पे दोबारा आ गए हैं। तो हम फैसलाबाद में कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हमने 24 और 25 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई है फैसलाबाद की, जिसमें एक दिन 24 को हमने फीमेल की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई है साइकिलिंग की,
और 25 नवंबर को अभी हमने लड़कों की चैंपियनशिप करवाई है फैसलाबाद में। तो एक हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो जितना हमारा हिस्सा है वो हम डाल रहे हैं स्पोर्ट्स में, और अपनी जो एफर्ट है उसको हम सामने लेके आ रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई कि जो हमने ये अकेडमी ओपन की है उसमें बच्चों ने, बल्कि स्कूल और कॉलेज की टीमों ने भरपूर पार्टिसिपेट किया, और मैं खुश हूँ इस बात पे कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अब। अच्छा, इसमें कुछ यूं भी इसको जो है फ़रोग देने के लिए किया जा सकता है कि स्पेशल ट्रैक्स बना दिए जाए, उन ट्रैक्स पे आके कुछ यूं इनामात रख दिए जाए कि इतने किलोमीटर जो रोज़ाना की बुनियाद पे बाइसिकल चलाता है उसे ये इनाम प्रोवाइड किया जाएगा, या इन चीज़ों में फैसिलिटेट किया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस वजह से भी इधर राग़ब होते हुए नज़र आएंगे। कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर फैसलाबाद साहब से कि वो इस पर तवज्जो दें। हमारे फैसलाबाद में साइकिलिस्ट जो है पूरी पंजाब की नुमाइंदगी फैसलाबाद से कर रहे हैं लोग, और मेल और फीमेल में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया जा रहा है फैसलाबाद से। लेकिन ये बदकिस्मती ये है कि हमारे फैसलाबाद में कोई साइकिलिंग का ट्रैक मौजूद नहीं है। ट्रैक मौजूद नहीं, ट्रैक्स के हवाले से बात करेंगे और इस चीज़ को खूब जो है वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि हम इंतज़ामिया के ध्यान इस चीज़ पे दिलवाएं। और ख़वातीन के साथ साथ मर्द तो चलें रोड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ट्रैक चाहिए होता है, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब हमारे साथ खातिम साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं, क्योंकि डिविजनल प्रेसिडेंट है साइकिलिंग एसोसिएशन के। साइकिलिंग एसोसिएशन को एक बहुत बड़े मसले से दो चार होना पड़ता है, वो ये कि ट्रैक्स अवेलेबल नहीं होते, और ट्रैक्स अवेलेबल ना होने की वजह से आम रोड्स के ऊपर साइकिलिंग करनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग जो अपनी करनी पड़ती है वो आम रोड्स के ऊपर करनी पड़ती है। अब आम रोड्स के ऊपर दुश्वारियां क्या आती हैं, वो ये होती हैं कि बहुत सारी ट्रैफिक होने की वजह से जब कोई भी ट्रैफिक के अंदर साइकिलिस्ट फंस जाता है तो एक रिदम जो उसका बना होता है वो टूट जाता है और दोबारा से उसे स्टार्ट करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से जो है वो स्टेमिना काफ़ी इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है बाज़ औक़ात। तो इस चीज़ से निपटने के लिए इनको एक प्रॉपर ट्रैक चाहिए होता है, जहाँ पे एक मखसूस रफ्तार के अंदर काफ़ी देर के लिए साइकिलिंग करते हैं, जिससे स्टेमिना जो है इनका इंक्रीज होता है। तो उसके लिए अब शहर फैसलाबाद के अंदर कितने ट्रैक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, कितने ट्रैक्स नहीं अवेलेबल, जानते हैं खादिम साहब की जुबानी। खादिम साहब, कितने ट्रैक्स अवेलेबल हैं फैसलाबाद के अंदर? सर अभी तक कोई ट्रैक नहीं है। हमारे बच्चे इंटरनेशनली मेडल लेके आ चुके हैं। 2010 में हमारी बच्ची साउथ एशियन गेम में सिल्वर मेडल लेके आई थी, सिद्रा सदफ नाम है उसका। और बगैर ट्रैक के ट्रेनिंग किए, बगैर ट्रैक है। तो अभी हमने वो जो वैसे आप ये रिजल्ट्स गवर्नमेंट को बिना ट्रैक के देंगे ना तो ट्रैक आपको कभी नहीं मिलेगा मेरा क्या। सर नहीं, मेहनत तो हम करनी है इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जज्बा स्पोर्ट्स को आगे लेके आने का। तो अभी भी हमने उसको उस चीज़ को छोड़ा नहीं है। उसके बाद भी हमारे बच्चे नेशनल में मेडल लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी। इकरा भी कोरिया से कोर्स करके ही, वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर कोरिया से। तो ये बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर जाके कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में। तो उसी तसलसल को हम जारी रखे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कमिश्नर फैसलाबाद से कि वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, और अगर रोड के ऊपर हमारे ट्रैक नहीं बन सकते तो कम से कम ये हो सकता है कि जो किनार रोड के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनको वहाँ किनार रोड के ऊपर 3 ट्रैक बने हुए हैं, रोड के ऊपर जो 3 वे बने हुए हैं, उसमें जो पीली पट्टी लगी हुई है उसके साथ अगर एक पीली पट्टी और लगा दी जाए और वहाँ बोर्ड लगा दिए जाए कि ये साइकिलिंग के लिए मखसूस जगह है, वो 2, 4, 5 फुट का ट्रैक, 6 फुट का ट्रैक वो साइकिलिंग के उसको मुकर्रर कर दें, तो ये साइकिलिस्ट के लिए एक बड़ी खुशहाइन बात होगी। और उससे हमारे बच्चे जो है वो हादसा से महफूज होंगे और वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकेंगे। हमारे पास रेगुलर बच्चे जो किनार रोड पर प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेस वे पे, तो गट वाला अंडरपास से शुरू होकर जो वाबड़ा कॉलोनी तक हमारा जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके ऊपर अगर दोनों साइडों पे पीली लाइन लगा के 5 फुट या 6 फुट जगह साइकिलिंग के लिए वक्फ कर दी जाए, उसके ऊपर बोर्ड अवेजा कर दिए जाए कि ये साइकिलिंग का ट्रैक है, यहाँ साइकिलिंग के लिए लोग अपने साइकिल चला सकते हैं, तो ये ही बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमने गट्टी स्कूल के पास हमारे 6 कनाल ज़मीन है, जिसके ऊपर हमने पिछले 2 साल से मेहनत की है। वहाँ लोग कचरा फेंकते थे, वो हमने उठाया और उसको बेहतर करते करते 2 साल लगाए हैं हमने। अब वो साइकिलिंग का ट्रैक जो हमने अपनी मदद आपके तहत उसको बनाया, और उसके ऊपर हमने 24 और 25 नवंबर 2020 अभी
कुछ दिन पहले हमने 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई है साइकिलिंग की, और वो भी अपनी मदद आपके तहत करवाई है। अभी तक हमने गवर्नमेंट से वहाँ एक पैसे का फंड हमें नहीं मिला, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर फैसलाबाद से और डीसी फैसलाबाद से कि साइकिलिंग की तरफ तवज्जो दें। हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं, तो हमारी को हौसला अफजाई करें, ताकि ये जो ट्रैक हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर अगर थोड़ा सा काम हो जाए तो फैसलाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा, क्योंकि हमारे बच्चे पंजाब में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और साकिब मनान साहब जो कि हमारे कमिश्नर इस वक्त फैसलाबाद हैं, तो उनसे मैं भी दरख्वास्त करूंगा, और कॉम्पिटेंट बंदे हैं, ये नहीं कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं जनाब आप खास तौर पे फैसलाबाद की स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ना कोई इनिशिएटिव लें। सिर्फ और सिर्फ साइकिलिस्ट ही नहीं, बहुत सारी खवातीन की और खेलें हैं जिनके अंदर बॉक्सिंग भी शामिल है, जिनके अंदर रेसिंग भी शामिल है, जिनके अंदर दौड़ के 100 मीटर के, 400 मीटर के, 300 मीटर की रेस के खवातीन शामिल हैं। खवातीन से हट के अगर कबड्डी का खेल देखा जाए, जिसे दुनिया भर के अंदर इस वक्त मकबूलियत मिल रही है, उनके लिए कोई ना कोई ग्राउंड जो है मुख्तस किया जाए। बहुत सारे मसाइल हैं इस अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए, 1 बाय 1 अगर उनको इंतजामिया हल करने पे आए तो हल किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ खास तौर पे नेशनल चैंपियंस हैं हमारे पास, इंटरनेशनल चैंपियंस हैं, लेकिन मसला ये पेश आ रहा है कि उनके लिए रोजगार कोई मुख्तस नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट नहीं उनको फराहम किया जा रहा, उनको किसी किस्म के जो पैसे हैं एनुअली या वीकली या मंथली उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो इस चीज पे मजबूर हैं कि अपने खेल को कंटिन्यू रखने के साथ साथ कोई ना कोई जॉब भी करें। तो जब वो जॉब करेंगी तो अल्टीमेटली उनका ध्यान डाइवर्ट होगा आपकी खेल से, परफॉर्मेंस वीक होगी, परफॉर्मेंस वीक होगी तो अल्टीमेटली जब आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो वो जो अपनी परफॉर्मेंस है शो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते थे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? सर बिल्कुल इसी पे मैं तो भरपूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं उनको एजाज के तौर पे कुछ ना कुछ किया जाए, उनको सरकारी किसी डिपार्टमेंट में जॉब दी जाए, ताकि वो जॉब किसी डिपार्ट से करें और अपनी गेम को प्रमोट करें और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जैसे अभी इकरा 2018 में नेशनल चैंपियन हुई है, अभी 2020 आ गया, अभी तक किसी इदारे की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, डिवीजन की तरफ से 1 रुपए का फंड भी बच्चे को प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर नेशनल चैंपियन बच्चा होता तो उसको कोई चीज नहीं मिलती। तो जो निचले लेवल के लोग हैं उनको कोई साइकिल भी प्रोवाइड नहीं की गई, साइकिल या फिर कोई एनुअली बजट कोई आपकी डाइट के लिए? डाइट के लिए कोई चीज नहीं दी गई सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक हम ये बच्ची अपनी मदद आपके तहत कर रही है, बल्कि हम इसको खुद सपोर्ट कर रहे हैं। इकरा के साथ और भी बच्चियां जिनको मैंने साइकिल अपनी पॉकेट से प्रोवाइड किए हुए हैं, अपने दफ्तर की तरफ से प्रोवाइड किए हुए हैं। जो साइकिलिंग के हमें शौक है तो हमने कुछ साइकिल बनाए हुए हैं अपनी पॉकेट से, ताकि जो बच्चे जिनके पास साइकिल नहीं है हम उनको अपने पास से साइकिल देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। मुख्तलिफ टाइम में वो एक ही साइकिल 2-2, 3-3 लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, साइकिलिंग एसोसिएशन को साइकिल प्रोवाइड कर दे, या उन जो बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पोजीशन बना रहे हैं, उनको अगर सरकारी सतह पे कोई अप्रिशिएट किया जाए तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनमें टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी जमीन बड़ी सरखेज है और फैसलाबाद का नाम तो खेलों में हर जगह मशहूर है, बल्कि गट्टी का पिछले दिनों भी आपसे जिक्र हुआ था, तो गट्टी का भी आपने जिक्र किया था। तो गट्टी से जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर गेम में आगे आ रहे हैं। तो गट्टी तो जनाब फैसलाबाद में खेलों का समंदर मैं कह सकता हूँ उसे, क्योंकि उस स्कूल से इतनी बच्चियां और मल्टी टैलेंटेड बच्चियां, मल्टी टैलेंटेड किस तरह से, वो क्रिकेट के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्म करके मेडल लेके आ चुकी हैं, वो फुटबॉल के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्म करके मेडल लेके आ चुकी हैं, बास्केटबॉल के अंदर भी और दौड़ के अंदर भी। मतलब एक बच्ची कई खेलों के अंदर मेडल लेके वहां पे आती है, और इतने ज्यादा बच्चे वहां पे जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिव है। इस हवाले से वहां की मट्टी बड़ी जरखेज है, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल ऐसे ही मैंने बात करनी थी कि हम जो एकेडमी अभी साइकिलिंग की हमने ओपन की है वो सिर्फ साइकिलिंग के लिए नहीं है, उसके ऊपर हमने स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम दिया उसे, इकरा इस्लामिया स्पोर्ट्स एकेडमी फैसलाबाद। तो उस पर हम सिर्फ साइकिलिंग नहीं करवा रहे, साइकिलिंग का ट्रैक बना लिया हमने कच्चा, उसके ऊपर हम फुटसाल का जो वो भी हम शुरू कर रहे हैं, उसके साथ हम एथलेटिक का भी करेंगे। जो हमारा 250 मीटर का ट्रैक बना हुआ साइकिलिंग का, उसके साथ उसके अंदर ही हम एथलेटिक का ट्रैक भी बनाएंगे, ताकि जो दौड़ वाले बच्चे हैं एथलेटिक वाले उनको भी मौका मिले, और जो बाकी गेम्स हैं उनको भी हम साथ लेके चलें। तो ये अकेडमी एक साइकिलिंग के अलावा बाकी सभी जो स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम पूरी तवज्जो देंगे, और इंशाल्लाह उस अकेडमी से ही बच्चे इंशाल्लाह, जैसे इकरा ने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक गई है बच्ची, तो बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सिर्फ तवज्जो गवर्नमेंट की चाहिए, हमें थोड़ी सी वो तवज्जो दें, और फंड्स का कोई जो हमारे साथ वो तावन करें
या हमें साइकिल प्रोवाइड करें। फंड्स और दीगर चीजें अगर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, साइकिल्स दिए जाते हैं, ट्रैक्स दिए जाते हैं, बच्चों को कोई मंथली इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इकरा, आपसे बात करते हैं, आप पढ़ रहे हैं अभी या फिर स्पोर्ट्स की तरफ ही कंप्लीट ध्यान है आपका? जी मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ और मैं एज अ स्पोर्ट्समैन की स्टडी कर रही हूँ। तो मैं अच्छा, physical वैसे education क्लास में बहुत सारी खवातीन जो आपकी फ्रेंड्स होंगी वो आपको देख के रश्क तो करती होंगी, आप नेशनल चैंपियन हैं, और बहुत सारी खवातीन आपको देख के इन खेलों की तरफ रागब होती होंगी। जी बिल्कुल ऐसी है। मैं जब क्लास में जाती हूँ तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेशन लेती हैं कि ये स्पोर्ट्स कैसे करनी होती है या उनकी क्या रूल्स वगैरह होते हैं। तो कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो मेरे साथ, मेरी क्लास फेलोज भी मेरे साथ अब आई हैं और वो साइकिलिंग भी कर रही हैं, दूसरी गेम्स भी स्टार्ट हो रही हैं। और डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की तरफ से जो अकेडमी ओपन की गई है उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स की ज़रूरत है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है, वो भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमें दिया है और वहाँ पे हमें बिल्कुल आप फंड्स की ठीक कह रहे ज़रूरत हैं, है। फैसिलिटीज अगर मुकम्मल मिलें जी। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी जी, और बिल्कुल। आप दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चाउमीन जो हैं वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, तो मैं शेफ़ किंजा से कहूँगा आप रेसिपी कंप्लीट तसल्ली के साथ वन बाय वन बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐड की और किस तरह से की, तरतीब क्या थी जिससे हमें ये नूडल्स जो हैं अभी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल में, गोल्डन कुकिंग ऑयल में जो है वो गार्लिक सौते किया। मैंने जैसे बताया था हाफ टी स्पून मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक सौते करके हल्का सा ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को तब तक पकाना है जब तक वो वाइट ना हो जाए। फिर इसमें मैंने जो है वो कैबेज मैंने जो जुलियन में चॉप की थी वो डाली, कैरेट डाली और कैप्सिकम डाला। इनको अच्छी तरह तेज़ आंच पे जो है आपने इसको सौते करना है। फिर इसमें जो है वो मसाले ऐड करेंगे हम लोग, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, थोड़ा सा जो सांबल पेस्ट मैंने आपको बताया था वो वाला डालना है, चिकन पाउडर डालना है, सॉसेस मैंने आपको बताई थी, ऑयस्टर सॉस, विनेगर और जो ब्लैक डार्क सॉस थी वो मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह पकाया। देन एंड में मैंने जो एग नूडल्स थे वो मैंने डाल के उसको तेज़ फ्लेम पे जो है वो स्टर फ्राई किया है। और एंड में मैंने ना अभी मैं डालूंगी इसमें जो अनियंस मैंने रखे हुए हैं, स्प्रिंग अनियंस, वो सबसे एंड में जो है वो स्प्रिंकल करूंगी और ये डालना है। मेरे ख्याल स्प्रिंकल आप करके इसके प्रेजेंट करें ताकि हमारे साथ जो उतनी देर गेस्ट मौजूद हैं मैं उनकी तरफ चलूं, तो आप इनको मुकम्मल उतनी देर प्रेजेंट कर लें ताकि हम ऑडियंस को दिखा सकें कि आज की रेसिपी हमारी जो है वो किस तरह से हमने तैयार की। तो खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कमिश्नर फैसलाबाद का जिक्र किया जा रहा था और उनसे दरख्वास्त की जा रही थी कि जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से आप थोड़ा सा एक्टिव हों और इसके मामलात को देखें, क्योंकि बहुत सारे मुखैर हजरात से भी गुज़श्ता, अगर मैं कमिश्नर्स की बात करूं, आसिफ इकबाल हमारे शहर में कमिश्नर मौजूद थे, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि फैसलाबाद के मुखैर हजरात से ताउन उनका दरकार हुआ उनको, और हॉकीज़ ख़रीद के उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स जो हॉकी के हैं उनको हॉकीज़ प्रोवाइड की ताकि एक दम तोड़ता चला जा रहा जो खेल था उसको उसके अंदर एक नई रूह फूंकी जा सके। तो मेरा ख्याल है अगर कमिश्नर साकिब मनान भी गवर्नमेंट से मिल जाए वेल एंड गुड है, वरना मुखैर आज़ाद से कोई तावन करवा के तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, इस पर बात होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो वो भी कर रही है, लेकिन जो लोग हैं सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, खिलाड़ियों को, तो उनको भी आना चाहिए मैदान में। ये हमारे मुल्क की जो सरमाया है, हमारे ये बच्चे जो हैं, तो इनको हम अप्रिशिएट करें जो भी एक पॉजिटिव तरीका उसी हिसाब से। तो अगर स्पॉन्सर होते हैं कोई चीज़ें, कोई इवेंट स्पॉन्सर होते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हम इवेंट करते हैं इस पर जो बच्चों को हम कोई प्राइज़ वगैरह देते हैं उसकी जगह हम एक जो फर्स्ट पोजीशन बच्चा ले 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक इवेंट होना चाहिए जिसमें जो भी बच्चा वो फर्स्ट पोजीशन ले उसको हम एक साइकिल गिफ्ट करें।
ताकि साइकिलिंग जो है वो प्रमोट हो, लोग साइकिल लेके दोबारा रोड पे आए। जो बच्चे पहले गेम कर रहे हैं उनके पास वो आम साइकिल होते हैं जो स्कूल और कॉलेज लेवल में खेले जाते हैं, एक आम साइकिल जो खेला जाता है। तो उसके बाद जो आप नेशनल लेवल पर जाते हो तो आपको एक स्पोर्ट्स साइकिल की ज़रूरत होती है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। कितनी कॉस्ट होती है इसकी? अगर हम उसको नेशनल लेवल पे ले जाएं बात, तो फिर तो वो 7-8 लाख रुपए का साइकिल नॉर्मली मिलता है जो यूज में आता है। 7-8 लाख रुपए का साइकिल नॉर्मली जो यूज में मिलता है, न्यू नहीं, यूज में। अगर नई साइकिल आप खरीदते हैं तो वो 18 से 20 लाख की साइकिल है जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेलने के काबिल होती है, कार्बन की साइकिल होती है वो। तो वो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में ये बनती नहीं है तो बाहर से इम्पोर्ट की जाती है, तो डॉलर के हिसाब से इसकी कीमत जो है वो कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट्स नहीं है। पिछले दिनों भी बात हुई थी, अभी इस्लामाबाद से नेशनल जो इस्लामाबाद से मरी एक रेस हुई थी इंटरनेशनल जो पिछले दिनों हुई है, तो उसमें वो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है फहमीदा मिर्जा, वो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था वहाँ। तो बल्कि उनसे भी ये बात हुई थी कि हमारी पाकिस्तान में जो साइकिल हैं ये बनते नहीं हैं, तो बाहर से हम मंगवाने पड़ते हैं। उसके ऊपर एक तो एक्साइज ड्यूटी और बाकी सारी चीज़ें जो वो होती हैं, तो उससे वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और दूसरा वो डॉलर की वजह से हमें बहुत कॉस्टली है, तो बच्चों से वो साइकिल खरीदे ही नहीं जाते, तो हम वो वहाँ तक जाने के लिए हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ जाए साइकिलिंग की तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट जो उसके ऊपर स्पोर्ट्स साइकिल के ऊपर जो टैक्स लगा होता है, अगर उसको वो कुछ कम कर दें तो, या उन राइडर को प्रोवाइड किए जाएं जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा और उससे खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क की जो साइकिलिंग है वो प्रमोट होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इकरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। इकरा, आप क्या कहेंगी? आम साइकिल्स जब चलाने पड़ते हैं वो ज़रा वेट में भी काफ़ी भारी होते हैं, तो मुश्किलात तो पेश आती होंगी आप? बिल्कुल, स्पोर्ट्स साइकिल जो है वो अपना नाम खुद ही बताता है कि मैं स्पोर्ट्स साइकिल हूँ, क्योंकि वो लाइट वेट होता है और उसकी स्पीड जो है रोड पे खुद ब खुद बननी स्टार्ट हो जाती है। और स्टेमिना जिसका हो वो उसकी तो फिर स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। जो आम साइकिल है वो तो पहले ज़माने के साइकिल थे जो हैवी होते हैं और वो अच्छा, स्पोर्ट्स उस के पे काबिल आपका स्टेमिना बढ़ने की बजाय समटाइम डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो स्पोर्ट्स के ऊपर 50 किलोमीटर कर रहा है उस पर 20 किलोमीटर करने के बाद वो हिम्मत हार जाएगा। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर इसी बात पे कि जो आम साइकिल की हम बात कर रहे हैं वो अलाउ ही नहीं है नेशनल इवेंट के लिए। वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में अलाउ है, जो हम उसको बच्चे चलाते हैं स्कूल और कॉलेजेस के इवेंट में। उसके बाद वो अलाउ ही नहीं है, वो आप उस पर इवेंट खेल ही नहीं सकते। तो ये सेहत के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा आपको। थोड़े दिनों पहले हमारे बहुत ही प्यारे स्पोर्ट्स के जो समझ लेके स्पोर्ट्स के साथ दिलचस्पी रखने वाले डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर अभी उन्होंने ज्वाइन किया फैसलाबाद डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर। तो उनका पिछले दिनों मैं बता रहा था कि उनको शुगर का कोई प्रॉब्लम बना और उन्होंने उनका वेट 104 किलो हो गया था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि खादिम साहब मेरा वेट बढ़ गया, मुझे साइकिल चाहिए, मैंने अपनी उसको साइकिल वेट को लूज करना है, तो उसके लिए मैं अपनी फिटनेस बेहतर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि कोरोना की वजह से सभी जिम बंद हो गए थे और बाकी सारी चीज़ें, वो ऐसी पोजीशन नहीं थी कि बंदा किसी जगह जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर सके। तो उन्होंने 1 मंथ वो साइकिलिंग की है, 3 किलोमीटर से उन्होंने स्टार्ट लिया। अभी वो 35 किलोमीटर चला रहे हैं। उनके पास अपना साइकिल भी है, उनका बेटा भी साइकिलिंग कर रहा है, तो उनके पास अपना साइकिल है उनके पास ना। तो अभी वो डेली 35 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं और उनका वेट 104 किलो से अब 88 किलो पे आ गया। और वो कहते हैं कि मुझे अब फील हो रहा है कि मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया। यानी कि ये एक गेम के साथ साथ एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। और हमारा जो ये कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये लोग साइकिलिंग पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कोरोना वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी सेहत जो इम्यूनिटी सिस्टम वो बहुत बढ़ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर तवज्जो दें, जो खिलाड़ी हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो नेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे, उनका को गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की तरफ से कोई वजीफा लगाया जाए, उसके मेडल की पोजीशन के हिसाब से। जो गोल्ड मेडल बच्चा है उसको उसके हिसाब से, और जो सिल्वर मेडल है और जो ब्राउन मेडल है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन आती हैं, उस हिसाब से उनकी वो जो उनको ना वो वजीफा लगाया जाए, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और ये साइकिलिंग जो वो प्रमोट हो। बिल्कुल। इकरा, आप क्या कहेंगी? फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? किस तरफ खेल को लेके जाना चाह रही हैं और नेक्स्ट किस गेम्स में हिस्सा लेना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी तक कोई भी वजीफा वगैरह नहीं लगा। मैं चाह रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर वजीफा लग जाए तो हमारा जो स्पोर्ट्स है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, वो कंटिन्यू रखें हम।
और आगे लेके चलें। जो बाकी बच्चियां न्यू आ रही हैं उनको हम सिखाएं, जो टैलेंट हमारे पास है हम दूसरों में डेवलप करें, ताकि स्पोर्ट्स आगे बढ़ती रहे और मुल्क का नाम रोशन होता रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुल्क का नाम जो है वो रोशन करना चाहिए। बहुत सारी खवातीन और भी होंगी जो कि आपके साथ मिलकर ट्रैक के ऊपर करती हैं। खवातीन को खासतौर पर ट्रैक चाहिए होता है, क्योंकि खवातीन को अगर ट्रैक नहीं मिलता तो वो आम रोड के ऊपर साइकिलिंग उस तरह से नहीं कर पाएंगे। जैसे पॉसिबल में पॉसिबल ही नहीं है। लोग जो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ना वो, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि बच्चे रोड पे जा सके। बड़ा मुश्किल है वो सारी चीज़ें करनी। तो उसी वाले से मैंने अभी कोशिश की है। अभी पिछले दिनों 12 से 15 नवंबर ट्रैक नेशनल चैंपियनशिप हुई है कराची में, तो जिसमें अभी इकरा के साथ एक लड़की नई जो नया टैलेंट सामने आया, हीरा मकसूद, वो बच्ची जूनियर गई है फैसलाबाद से, उसने पंजाब की तरफ से नुमाइंदगी की है और अभी वो 2 मेडल लेके आई है, नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आई है। तो ऐसे ही बच्चे देख के आगे नेक्स्ट वो जीवन जो नया टैलेंट है वो सामने आ रहा है। तो ये ट्रैक होगा तो इंशाल्लाह मजीद जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे और हमारे मुल्क का नाम जो भरपूर रोशन करेंगे। और नो डाउट ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुल्क को देखना है कि वो कितना सेहतमंद है, तो ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितने स्पोर्ट्समैन हैं, कितनी स्पोर्ट्स मूवमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स को कितनी इज्जत दी जाती है और वहां से निकलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो कितना बड़ा नाम बनाते हैं। और हमारे मुल्क में ये असासे भरे पड़े हैं, हमारे मुल्क में ये टैलेंट भरा पड़ा है। यहाँ से निकलने वाले लोगों ने दुनिया भर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खेलों के अंदर अपना नाम बनाया। तो जनाब आज के विनर्स आपको बताते चले, जिन्होंने बुलेवार्ड की तरफ से वॉचेस जो हैं वो जीत रखे हैं। फैसलाबाद की तमाम तहसीलों के नाम जो है वो बता के स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर टेक्स्ट किया है। उनके नाम मैं आपको बताते चलूं। हमारे साथ ईशा कमर मौजूद होंगी, रईस हैं, नुमान सादक हैं, जवेरिया अली हैं और निदा यूसुफ है। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, ईशा कमर, रईस, नुमान सादक, जवेरिया अली और निदा यूसुफ। ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड की तरफ से वॉचेस जो हैं वो जीते हैं। तो मैं एक बार फिर से उनके नाम रिपीट कर दूं ताकि कोई इब्हाम ना रह जाए। ईशा कमर, रईस, नुमान सादक, जवेरिया अली और निदा यूसुफ, ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने फूड वॉचेस बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो है वो जीते हैं। तो आप पांचों को बहुत बहुत जनाब मुबारक हो। तो हम आने वाले दिनों के अंदर खवातीन के लिए भी कुछ सेगमेंट ला रहे हैं, खवातीन के लिए भी इनामात ला रहे हैं। उनके अंदर हम कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान होगा जो कि खवातीन के लिए हम फराम करेंगे और इसी तरह सवाल पूछा जाएगा। जवाब देने वाली 5 खुश नसीब खवातीन जो होंगी उनको फेशियल का और दीगर सामान जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आज के शो के अंदर आए और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी तरफ से दावे किए गए हैं या जो आपकी तरफ से डिमांड्स रखी गई हैं, इंतज़ामिया इस चीज़ पर फोकस करते हुए वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल जल्द अज जल्द करेगी और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।